नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसबी स्टॉक्स। मैं हूं आपका अवार्ड विनिंग सब ब्रोकर फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गोल्ड से रिलेटेड द मोस्ट डिस्कस्ड टॉपिक राइट नाउ कि गोल्ड और सिल्वर में क्या किया जाए। तो चलो सिल्वर के बारे में कभी और बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में कि एज एन गोल्ड इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए। और इस वीडियो में बेसिकली हम क्या क्या डिस्कस करेंगे कि गोल्ड में लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड, नॉट जस्ट इन इंडिया। क्या क्या विकल्प होते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के, गोल्ड में इन्वेस्ट करने के फ़ायदे हम सबको पता हैं, बट और फ़ायदे क्या होते हैं और क्या कुछ नुकसान भी हैं या सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और अब हमें क्या करना चाहिए या वैसे आम तौर पे हमें क्या करना चाहिए एज अ गोल्ड इन्वेस्टर। गोल्ड हमें फिजिकल में लेके फ़ायदा है, कोमोडिटीज़ में लेके फ़ायदा है, ईटीएफ बीज कैसे लेना चाहिए और मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है, प्लस जो और बड़े इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स हैं, रेप्यूटेड नाम हैं जैसे कि पॉल ट्यूडर जोन्स, वॉरेन बफेसर, रे डालियो, इन सब के क्या व्यूज़ हैं गोल्ड के ऊपर, या और बड़े इन्वेस्टर्स। और सबसे मेन तो जो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था नीलेश शाह जी को लेके कि उनकी सजेशन क्या है, उनका व्यू क्या है, तो उसी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप उस चीज़ को लेके सीरियस हैं तो यू कैन डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि इस वीडियो के अंदर, जैसे कि मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जिस भी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी बातें हो सकती हैं, जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो सकते हैं, वो सारे के सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूं। एंड अगेन स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, नॉट अ टिप और एडवाइस, किसी तरह का कुछ नहीं है, ये प्योर अवेयरनेस के लिए है। क्योंकि ऑनलाइन हम जो भी काम करते हैं वो हम सिर्फ अवेयरनेस के लिए करते हैं। बिजनेस हमारा ऑफलाइन है, वो आप सबको पता ही है क्या है। तो लेट्स स्टार्ट, और स्टार्ट करते हैं नीलेश शाह जी के वही शॉर्ट वीडियो से जो मैंने बनाया था, जिसको आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया। कि नीलेश शाह जी का ये कहना है कि अगर आप गोल्ड इन्वेस्टर हैं तो आप सेंट्रल बैंक की जो बाइंग सेलिंग पैटर्न है उसके ऊपर मेनली नज़र रखिए। क्योंकि पहले भी पास्ट में ऐसा हो चुका है कि गोल्ड काफ़ी डिक्लाइन हुआ था। उसके पीछे मेन रीज़न था कि सेंट्रल बैंक ने गोल्ड को सेल करना शुरू कर दिया था। अब वो क्यों किया था वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। ये सच में हुआ है नहीं हुआ है ये भी एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। पर कहने का मतलब ये सारा डेटा पब्लिकली अवेलेबल है और दोनों व्यूज़ आपको मिल जाएंगे कि सही भी और गलत भी। बट हमें यही एक कलाकारी है कि हमें अपना डिसीजन लेना है। तो मैं आपको सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताऊंगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताऊंगा कि हाउ व्हाट आई डू एज एन इन्वेस्टर। मतलब क्योंकि ब्रोकर तो चलो मैं बाद में बनाऊं, पहले तो मैं भी आप सब की तरह एक इन्वेस्टर ही हूँ। और इसीलिए मैं यूट्यूब पे आता हूँ कि जैसे यूट्यूब ने मेरी एक मदद करी कि मैं एक अच्छा इन्वेस्टर बन पाया, फिर एक अवार्ड विनिंग सब ब्रोकर बन पाया मोतीलाल ओसवाल से, और आज स्टॉक मार्केट में मैं अपना सारा काम बंद करके, जो मेरा पहले एज अ डायरेक्टर काम था वो सब बंद करके मैं कंप्लीटली डेडिकेटेड हूँ स्टॉक मार्केट के अंदर एज एन सब ब्रोकर फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल। और यूट्यूब को और इंस्टाग्राम को मैं यूज़ करता हूँ उन बातों को प्रमोट करने में जिनसे सच में बेनिफिट होता है, जिन पे हमें सच में ध्यान देना चाहिए। मैं कोई कोर्स सेल नहीं करता, ना ही मैं कोई टिप्स देता हूँ, ना ही मैं कोई एडवाइजरी ग्रुप चलाता हूँ, या किसी भी तरह के पैसे की डिमांड हम नहीं करते। यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोगों का नुकसान होने से बच जाए। तो इस वीडियो में मेरा यही कंसर्न रहेगा कि अगर इसको देख के अगर आपका कुछ फ़ायदा होता है तो नथिंग लाइक दैट। तो सबसे पहले, अगर आप एक गोल्ड इन्वेस्टर हो या गोल्ड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि गोल्ड एक इंश्योरेंस है, रॉकेट नहीं है। जो लोग समझते हैं कि हमें गोल्ड के अंदर जो पिछले एक साल में हुआ वो हर साल होता रहेगा या अगले साल भी हो जाएगा, वो गलत सोच है। अगेन जैसे मैंने बोला, ये एक इंश्योरेंस है, ये एक स्टेबल एसेट्स है। और दूसरी बात, उतना इलिक्विड नहीं है जितना रियल एस्टेट होता है, पर उतना लिक्विड भी नहीं है जितना के स्टॉक्स होता है। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है और कन्फ्यूजन से बचाना है अपने आप को। तो सबसे पहले थोड़ी सी क्विक एक हिस्ट्री और मिथ जो लोगों के बीच में फैले रहते हैं, तो गलत फहमियाँ, वो ये हैं कि भी सबसे पहले कॉमन कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं कि लोग ये कहते हैं कि 70s में गोल्ड 600 रुपये से गिर के 200 रुपये पे चला गया था। तो थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ कि रियल हिस्ट्री ये है कि गोल्ड ने ऑफिशियल पैक के बाद
अब पेग क्या बोलते हैं थोड़ा सा गूगल कर लेना, क्योंकि वो एक अलग लंबा टॉपिक है, उसको बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और मैं चाहता हूँ ये 5-10 मिनट के अंदर, 5 मिनट तो अगर हो ही गए, अगले 5 मिनट में आई विल ट्राई के भी ये ख़त्म हो जाए, 10 मिनट से ज़्यादा लंबा ना बने। तो 1971 से फ्री फ्लोट होने पर बिग मूव्स देखे। 1980s में गोल्ड ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया था, विच वाज अराउंड 800 टू $850 पर आउंस, मतलब 850 से लेके 800 रुपये तोला के हिसाब से रेट पहुंच गया था गोल्ड का। फिर 1980s एंड 1999 तक मेजर क्रैश हुआ, और लेट 1990s में प्राइस जो था गोल्ड का वो घट के रह गया था $250 पर आउंस, मतलब पर तोला। तो अगेन पहला मिथ कि जिन लोगों को ये लगता है कि गोल्ड कभी नहीं गिरता, तो उनकी एक गलत फहमी है। रियल एस्टेट भी गिरता है, गोल्ड भी गिरता है। हाँ, बस ये है कि जैसे रियल एस्टेट में हम मैक्सिमम लोग नहीं बेचते, गोल्ड को मैक्सिमम लोग नहीं बेचते, ऐसे स्टॉक्स में भी बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक्स को नहीं बेचते, और जो काफ़ी सारे लोग हैं जो बेच देते हैं, जो कैजुअल एंट्री एग्जिट वाले होते हैं। वो तीनों जगह कहानी सेम है। तो कहने का मतलब ये चीज़ हुई है इतिहास में, आप जाके ये चेक कर सकते हैं। अब उसके पीछे क्या रीजंस थे वो एक अलग चैप्टर है, उस बारे में बात करने जाऊंगा तो कहानियाँ बहुत सारी हैं, 1-1.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि गोल्ड मूव कैसे करता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गोल्ड के प्राइस को मूव करती हैं। भी सिंपल भाषा में कहूँ तो गोल्ड का प्राइस घटता या बढ़ता है, क्योंकि एक कंपनी का प्राइस तो कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर, रेवेन्यू के ऊपर, बिजनेस मॉडल के हिसाब से घटता बढ़ता है। बट जो मेटल्स हैं वो कैसे घटते बढ़ते हैं, क्या वो सिर्फ डिमांड सप्लाई के भी, लोग खरीद रहे हैं तो बढ़ जाएगा, लोग बेच रहे हैं तो घट जाएगा? नहीं, और भी काफ़ी वर्टिकल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले नो डाउट डिमांड सप्लाई, ठीक है। फिर आ जाता है रियल इंटरेस्ट रेट, मतलब जब जब रेट्स नेगेटिव होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स, तब तक गोल्ड में एप्रिसिएशन आती है, क्योंकि जब जब डर का माहौल बनता है, कहने का मतलब चाहे वो किसी वजह से बने, चाहे वो कोई गोल्डन गवर्नमेंट की पॉलिसी आ जाए, चाहे वो लड़ाई छिड़ जाए, चाहे स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए, या रियल एस्टेट में उतने रिटर्न्स ना बने, तो गोल्ड के अंदर तेजी आ जाती है। दूसरा, डॉलर के प्राइस, डॉलर जब जब स्ट्रांग होता है, जब जब वीक होता है, उससे भी फर्क पड़ता है। मतलब जब जब डॉलर वीक होता है गोल्ड प्राइस ऊपर जाता है, और जब जब डॉलर स्ट्रांग होता है, जितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है उतना प्राइस नीचे आता है। तीसरा, सबसे मेन मेजर, तकरीबन 60-70% जो चीज़ फ़र्क डालती है, दैट इज़ सेंट्रल बाइंग बैंक का बाइंग और सेलिंग, ठीक है। सेंट्रल बैंक की बाइंग क्योंकि छोटी मोटी नहीं होती है, जैसे हम तो DII और FIIs को ही जानते हैं ज़्यादा आमतौर पे। ये भी हम देखते हैं कि वो 2000 करोड़, 500 करोड़, मतलब कम से कम भी 400-500 करोड़ से नीचे की बाइंग या सेलिंग FII या DIIs नहीं करते। बहुत रेयर होता है कि वो 100-200 करोड़ की भी बाइंग सेलिंग करें, और उससे नीचे तो मतलब 5-10 करोड़ का तो आज तक कभी डेटा हमने तो देखा नहीं है। तो ऐसे ही गोल्ड में भी जब सेंट्रल बैंक बाय करता है, या FII और DII बाय करते हैं, तो वो बड़े अमाउंट में करते हैं। बट मेजर जो आपको नज़र रखनी है वो सेंट्रल बैंक के ऊपर रखनी है, जिसकी वजह से प्राइस अप एंड डाउन होते हैं। फिर ETF फ्लोज एंड रिटेल डिमांड, ठीक है। अब ETF, बीज और कमोडिटी, जब इनके नोट्स या इनमें पोजीशंस बढ़ने लग जाती हैं, तब भी गोल्ड का प्राइस बढ़ता है। और चाइना और इंडिया के अंदर जब ज्वेलरी की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि ये दो देश हैं जहाँ पे गोल्ड की ज्वेलरी का ज़्यादा शौक़ है लोगों को, बाकी देशों में कंपैरेटिवली इतना नहीं है। बाकी जगह पे लोग या तो ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं करते, एक जो आजकल पिछले 5-10 साल से पैटर्न चल रहा है लाइफ का, मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल वाला, उसकी वजह से, प्लस वाइट गोल्ड को लोग प्रेफर करते हैं, या दूसरे जो मेटल्स हैं उनको प्रेफर करते हैं, या आर्टिफिशियल ज्वेलरी को लोग प्रेफर करते हैं। फिर जियोपॉलिटिकल एंड सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है, इससे भी गोल्ड के प्राइस को अप्स एंड डाउन्स होते हैं। बैंकिंग स्ट्रेस आता है, वॉर्स, या कुछ गलत तरह के अगर सैंक्शंस हो जाएं, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे मान लो हम इंडिया के अंदर है, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू हो जाए, या USA की तरफ से, या चाइना की तरफ से, तो उन चीज़ों का इम्पैक्ट इकोनॉमी के पे पड़ता है, और जब वो इकोनॉमी पे पड़ता है तो गोल्ड के ऊपर भी डेफिनेटली पड़ता है। पर जनरली जब भी डर का माहौल बनता है किसी भी वजह से, तो गोल्ड के प्राइस अप्रिशिएट होते हैं।
सिक्स्थ रीज़न है माइनिंग एंड सप्लाई। कभी कभी माइनिंग में उतनी आउटपुट नहीं निकल पाती है जितनी, मान लो फॉर एग्जांपल रफ भी एक माइन से मान लो 1 लाख टन सोना निकलता है, तो वो उतना ना निकले, उतना एक्सप्लोर ना हो पाए, या नई माइंस की डिस्कवरी ना हो पाए, या उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो इन सब चीज़ों से भी गोल्ड का प्राइस अप्स एंड डाउन होता है। पर अगेन सबसे मेन जो है वो है सेंट्रल बैंक। तो अब ये तीसरा पॉइंट हमारा उसी के रिकॉर्डिंग है कि कोल्ड वॉर एरा सेंट्रल बैंक इंटरवेंशंस गोल्ड पूल एंड लेटर ऑन द कोलैप्स ऑफ ब्रेटन वुड्स चेंज द होल गेम। ये आप जाके गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, ये सच्चाई है। उसके बाद गोल्ड बिकेम द मार्केट प्राइस्ड रीसेंट एरा सिंस 2008 many central banks especially from China, India, Turkey and Poland are net buyers of gold. That's structural demand that matters. India RBI gold value recently crossed 100 billion amid price rally। मतलब इतना रेट बढ़ने के बावजूद आरबीआई गोल्ड की जो वैल्यू है 100 बिलियन से ज़्यादा पहुंच चुकी है। और अभी जो इंडियन लेडीज़ के पास जो गोल्ड है वो अलग है, वो वर्ल्ड में दूसरे या तीसरे नंबर पे आता है अगर हम वो सारा कंबाइन कर लिया जाए तो। अब देखते हैं कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका क्या व्यू है। तो 3 इन्वेस्टर्स की हम बात करेंगे, तीनों बड़े नाम हैं। सबसे पहले है रे डालियो। रे डालियो सर की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि इफ़ यू डोंट ओन गोल्ड यू नो नीदर हिस्ट्री नॉर इकोनॉमिक्स। भी अगर आप गोल्ड को नहीं होल्ड कर रहे हो, गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो ना तो आपको इतिहास की समझ है ना ही इकोनॉमिक्स की। अब इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं आप समझ खुद पता कर लेना, इतनी हिंदी मेरे को नहीं आती। तो उनका ये कहना है कि एज एन इंश्योरेंस के तौर पे आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत गोल्ड का एलोकेशन होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है जी। अब हम सबके बापू, हम सबके दादाजी वॉरेन बफे सर का ये कहना है कि सिर्फ गोल्ड ही नहीं, वो रियल एस्टेट और क्रिप्टो इन तीनों को डेड एसेट्स मानते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये डेड एसेट्स हैं, दे डोंट प्रोड्यूस, दे डोंट डू एनीथिंग देमसेल्व्स। मतलब वो कहते हैं कि मैं कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ, कंपनी एक जीता जागता एसेट्स है, वो कंपनी खुद के लिए काम कर रही है, खुद को अपने आप को ग्रो करने के लिए उसका मालिक, उसके वर्कर्स, उसकी टीम दिन रात एक कर रही है। बट गोल्ड की कोई टीम नहीं है, गोल्ड अपने आप कोई काम नहीं करता, क्रिप्टो अपने आप कोई काम नहीं करता, और रियल एस्टेट भी अपने आप कोई काम नहीं करता। तो इसलिए वो तीनों को डेड एसेट्स मानते हैं और उनसे दूर रहते हैं। ये सब चीज़ें आप वेरीफाई कर सकते हैं, मैं कोई ख्याली पुलाव नहीं बना रहा। तीसरे हैं पॉल ट्यूडर जोन्स, वो गोल्ड को हेज के तौर पे यूज़ करते हैं अगेंस्ट इन्फ्लेशन। ठीक है जी। तो ऐसे ही मिले जुले आपको व्यूज़ मिलेंगे। ये आपको बताने का मकसद सिर्फ यही है कि जब भी आप गोल्ड की मान लीजिए अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में या प्रोफेशनल सर्कल में कहीं पे आप ऑफिस में बात करते हैं, तो आधे लोग आपकी बात से एग्री होंगे, आधे आपकी बात से एग्री नहीं होंगे। पर उससे कोई मेजर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैं अक्सर बोलता हूँ कि मेन बात ये नहीं है कि मेरी बात सही है कि आपकी बात सही है, मेन बात ये है कि आप प्रॉफिट में हो कि लॉस में। प्रॉफिट में हो तो आपका सब सही, मेरा सब गलत। और अगर आप लॉस में हो तो फिर आपका कैसे सही। भी आज अगर वॉरेन बफे सर ये बात बोलते हैं कि मैं गोल्ड में बिलीव नहीं करता, और वो लोग सुन रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना पॉइंट प्रूव किया है, ही इज़ द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन स्टॉक मार्केट, उनसे बड़ा कोई भी नहीं है ना। ऐसे लोग उनको थोड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, और आज तक वो दिवालिया नहीं हुए। बाकी जिनके भी मैंने नाम लिए या बाकी और जो इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एक बार हैप्पी बर्थडे हुआ है या कई बार हैप्पी बर्थडे हुआ है। तो अब पिछले 1 साल में क्या हुआ है उस पर भी नज़र मारते हैं कि आज का कॉन्टेक्स्ट 2024-25 में गोल्ड ने स्ट्रॉन्ग गेंस दिखाए ड्यू टू मिक्स ऑफ सेंट्रल बैंक बाइज, जियोपॉलिटिकल रिस्क एंड शिफ्ट इन मैक्रो एक्सपेक्टेशंस। Some analysts now say traditional valuation models are outdated because of these structural shifts। मतलब शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी हो सकती है लेकिन स्ट्रक्चरल डिमांड स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। ठीक है जी।
क्योंकि पिछले 1 साल से स्टॉक मार्केट में भी कोई खास रैली नहीं आई, रियल एस्टेट भी ओके ओके है, तो ले दे के एक ही एसेट क्लास बचती है, दैट इज़ मेटल्स, और उसी का नतीजा देखने को मिला गोल्ड में। और जैसे ही सिल्वर वाली बात फैली तो वो सिल्वर पे भी इम्पैक्ट आया, और ये बात हम 1 साल से पिछले बोल रहे थे कि सिल्वर में तेजी आएगी आएगी, और वो आ गई। अब एज एन इन्वेस्टर हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? अब हमें ये नहीं देखना कि अभी हमें खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो चाहे आपको अब खरीदने का मन कर रहा है, भी आप लेट हो गए, आपकी बत्ती लेट जली दिमाग की, या आप अभी ये सोच रहे हो कि भी मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ, भी सेल कर दूँ अपनी पोजीशंस को, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो डिजिटल है, या मैं होल्ड करूँ। तो 5-6 कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। तो सबसे पहले यूएस रेट्स और फेड की पॉलिसी के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वीकली बेसिस पे आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि फेड की पॉलिसी से पिछले 10 साल का डेटा क्या बोलता है, कि उससे कब कब क्या हुआ, कि अगर फेड ने रेट कट किया तो गोल्ड ऊपर गया कि नीचे गया, वो डेटा आपको निकालना चाहिए एज एन गोल्ड इन्वेस्टर। अब मैक्सिमम कुछ लोग बोलते हैं सर आप निकाल दो, तो बात ऐसी है यार, मैं गोल्ड इन्वेस्टर हूँ ही नहीं, आई डोंट इन्वेस्ट इन गोल्ड। हाँ, बट एज अ स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट मुझे कंटेंट बनाना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास सवाल आते हैं, और ये कुछ बेसिक बेसिक बातें जो मैंने इस वीडियो में बोली हैं, और मिक्स बना के ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अब अगर मुझसे कोई इस टॉपिक पे बात करेगा तो मैं उसको सीधा वीडियो का लिंक भेज दूंगा कि ले भाई ये मेरा सारे व्यूज़ इसके अंदर A to Z मैंने बता दिए। इसके अलावा अगर कोई बात रह गई है तो वी कैन टॉक ऑन फोन, तो उससे क्या होगा, आधा एक घंटा आपका बच जाता है। दूसरा, यूएस डॉलर इंडेक्स के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से मूव करता है। सेंट्रल बैंक की बाइंग सेलिंग पैटर्न पे सॉरी सबसे ज़्यादा आपको नज़र रखनी है, क्योंकि 60-70% जो बाइंग सेलिंग होती है वो सेंट्रल बैंक्स के थ्रू होती है। वही नीलेश शाह जी ने कहा है, और कई बड़े इन्वेस्टर्स भी वही कह रहे हैं, और ये आज से 20-25 साल पहले हो चुका है, उससे भी पहले एक्चुअली। फिर ETF बीज और कमोडिटी का जो डेली वॉल्यूम है वो चेक करें, कि गोल्ड के अंदर जो मिनी गोल्ड या मेन गोल्ड के जो कॉन्ट्रैक्ट्स नोट्स हैं वो बाइंग की तरफ ज़्यादा हैं, सेलिंग की तरफ ज़्यादा हैं। जैसे हम स्टॉक्स का देखते हैं ना, या ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर देखते हैं कि बायर्स कितने हैं, सेलर्स कितने हैं, ऐसे ही इसके अंदर भी आपको देखना है। बेशक आपको कमोडिटी डिजिटली ट्रेड नहीं करना है, बट चाहे आपको फिजिकली लेना है, बट दीज आर कनेक्टेड, तो वो डेटा भी आपको क्रॉस चेक करके ही अपना वेरीफाई करके डिसीजन लेना है, तो आपको हेल्प मिलेगी। फिर जो लोकल ज्वेलरी की जो डिमांड है, तो वो डेटा भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, कि ज्वेलर्स का प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं घट रहा, उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है, जो गोल्ड की बाइंग सेलिंग है इन ज्वेलरी सेक्शन वो कितनी क्या है। फिर इंडस्ट्रियल के कॉन्ट्रैक्ट नोट्स क्या बन रहे हैं, इंडस्ट्री वाले अब आप इसमें बहस करोगे कि सर गोल्ड थोड़ी बाय करते हैं भाई, करते हैं, कम होता है बट होता है, नो डाउट। कंपैरेटिवली कॉपर और सिल्वर ज़्यादा यूज़ होता है, पर गोल्ड भी कुछ चीज़ें हैं जो जहाँ पे यूज़ होता है। अब वो अलग एक अपने आप में बहुत समुंदर बड़ा टॉपिक है, उसको कभी बाद में डिस्कस करेंगे, बट गोल्ड भी इंडस्ट्रियल यूज़ में यूज़ होता है। फिर माइनिंग न्यूज़ के ऊपर आपको ध्यान रखनी है कि माइनिंग सुख शांति से चल रही है, कहीं पे कोई बाढ़ तो नहीं आई, कहीं पे कोई अर्थक्वेक तो नहीं आया। जहाँ पे भी गोल्ड की माइंस हैं उन शहरों के अंदर, उन एरियाज़ के अंदर, फिर या उस माइन में कोई स्ट्राइक तो नहीं हो गई, कोई बॉम्ब ब्लास्ट तो नहीं हो गया, कोई दंगे तो नहीं भड़क गए। ये बेसिक बेसिक चीज़ें सुनने में कई लोगों को मजाक लगती हैं, बट इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, चाहे वो स्टॉक मार्केट की फैक्ट्री हो किसी कंपनी की, चाहे माइनिंग हो, चाहे कुछ हो, क्योंकि सब कुछ जुड़ा हुआ है। और सबसे मेन बात, न्यूज़ के ऊपर नज़र रखें। इन सारी चीज़ों का पता मैक्सिमम तौर पे आपको न्यूज़ पे मिल जाएगा, बट हर चीज़ न्यूज़ पे भी नहीं आती है। तो अलग अलग चीज़ें, अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े इन्वेस्टर हो, अब बात आ गई वही कि अगर आप बड़े इन्वेस्टर हो, छोटे इन्वेस्टर हो, कंजर्वेटिव हो, एग्रेसिव हो, तो राइट एलोकेशन, जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ जो कि सच है, कि अगर आप ट्रेडर हो तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड ध्यान रखना है, और अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको कैपिटल एलोकेशन, मतलब
जो मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि राइट पोर्टफोलियो इज़ द मेन की, कि अगर आपका पोर्टफोलियो गलत है, उसकी एलोकेशन गलत है, तो मतलब आप गोल्ड के इन्वेस्टर हो पर आपकी टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू, पोर्टफोलियो का मतलब सिर्फ स्टॉक्स का पोर्टफोलियो नहीं होता, पोर्टफोलियो का मतलब होता है रियल एस्टेट, गोल्ड, अदर एसेट्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ईटीएफ, सारा कुछ मिला के आपके पास मान लीजिए 100 रुपये हैं, पर उस 100 रुपये में से गोल्ड में आपने सिर्फ 1 रुपया लगाया, तो अब वो 1 रुपये का 2 रुपया हो गया है, पिछले 3 साल में डबल हो गया है गोल्ड, तो वो एक का दो ही हुआ ना। भी अगर हम लाइव एग्जांपल दें, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का आपका पोर्टफोलियो है, उसमें 1 लाख रुपए की आपकी गोल्ड की पोजीशन है, वैसे आप गोल्ड इन्वेस्टर हो। अब या इसको चलो फॉर एग्जांपल और बड़ा कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल कितना करें, 100 करोड़ कर लें, 100 करोड़ कर लेते हैं। तो अब 1 करोड़ का गोल्ड अगर आपके पास होगा तो आप बोलोगे यार भी 1 करोड़ का गोल्ड सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन आप अगर 100 करोड़ के आदमी हो, 100 करोड़ का आपका पोर्टफोलियो है इंक्लूडिंग योर रियल एस्टेट, गोल्ड, ईटीएफ, सारी चीज़ें मिला के, तो आपका क्या एलोकेशन हुआ, 1%। अब वो 1% का डबल भी अगर हो गया तो कितना हुआ, 2%। अब आपका अगर 1 करोड़ का 2 करोड़ बन गया तो क्या वो आपके 100 करोड़ के पोर्टफोलियो पे असर डालेगा, नहीं डालेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, चाहे गोल्ड है, चाहे स्टॉक है, चाहे रियल एस्टेट है, चाहे कुछ है, राइट कैपिटल एलोकेशन इज़ वेरी वेरी क्रूशल। तो चलो स्टॉक्स मार्केट की हम अलग वीडियोस में बात करेंगे, आज हम गोल्ड की बात कर रहे हैं। तो अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो आपको 3 to 7% एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में रखनी है गोल्ड की। अभी नहीं मैं कह रहा खरीदने को, ना ही मैं कह रहा हूँ बेचने को, मैं एक जनरल सिस्टम बता रहा हूँ, ठीक है। इसको टिपिया एडवाइस मत समझना कि चाहे आप कभी भी खरीदें, अभी तो खैर अजीब ही माहौल चल रहा है गोल्ड का, वो आपको पता ही है व्हाट आई मीन बाय दैट। तो कंजर्वेटिव हो तो 3 to 7% आपकी कैपिटल एलोकेशन होनी चाहिए। और अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव हो या उसको इंश्योरेंस के तौर पे चलते हो, या आपको ज़्यादा डर लगता है कि नहीं यार अभी तो लड़ाई छिड़ जाएगी, अभी तो स्टॉक मार्केट और नहीं चलेगी, रियल एस्टेट भी ऐसे ही साइडवेज चलता रहेगा, भी किसी भी वजह से आपको डर है, तो आप उसको एज अ हेज यूज़ करना चाहते हो गोल्ड को, तो भी आप 8 से 15% यूज़ करें। ऐसा नहीं कि 100 के 100 रुपये का आपने गोल्ड ले लिया। क्यों? क्योंकि जब बाकी एसेट्स चलते हैं गोल्ड नहीं चलता है, ठीक है। या अगेन जैसे मैं सबको बोलता हूँ कि अपने आप से सच बोलिए, अपनी एक राइट स्ट्रैटेजी बनाइए, अपना एक गोल बनाइए। प्रॉब्लम कहाँ आती है, मैक्सिमम लोग गोल ही नहीं बनाते कि हम कुछ भी, चाहे वो गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, चाहे स्टॉक्स में करना है, चाहे रियल एस्टेट में, हम कर क्यों रहे हैं, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं एंड आई थिंक आई हैव कवर्ड प्रेटी मच एवरीथिंग। अगर आपका फिर भी कोई सवाल रह गया हो तो यू कैन सिंपली कमेंट एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेरीज एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है जी। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड जो भी आपके व्यूज़ हैं, आप चाहे एग्री करते हो चाहे डिसएग्री करते हो, या कोई चीज़ मैंने मिस कर दी है या आपको लग रहा है कि मैंने गलत बोल दी है, जो भी आपके व्यूज़ हैं आप कमेंट करके बताइए एंड लेट्स डू अ हेल्दी डिस्कशन। एंड अगला वीडियो किस टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हो कमेंट कर दीजिएगा। एंड अगेन बिफोर फिनिशिंग, ये सब एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा, किसी भी तरह की एडवाइस नहीं दे रहा कि आप क्या खरीदो या बेचो। मैंने आपको सिर्फ पिन पॉइंट्स बताए हैं कि आपको एज एन इन्वेस्टर किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है जी। थैंक यू, टेक केयर। एंड आज का दिन हैप्पी दिवाली है, तो दिवाली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।